अरे भाग्यवान, सुनती हो? इतनी देर से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, सुन रही हो कि नहीं? सुन रही हूँ जी, 30 साल हो गए शादी को, 30 साल से सुनी तो रही हूँ। अब तो कभी कभी सोचती हूँ काश बहरी हो जाती तो अच्छा होता, कम से कम इतना सुनना तो ना पड़ता। अरे भाग्यवान, क्या हमेशा मुंह में गरम कोयला दबाए रहती हो, जो हमेशा ऐसी जली कटी बातें करती हो? सीधी सी बात का सीधा जवाब नहीं दे सकती? हाँ हाँ, देखो तो सही, कौन बोल रहा है? जैसे खुद बड़े साधु संत है और मुंह से बड़े प्रवचन निकलते हैं तुम्हारे। 30 साल में मजाल है जो एक दिन भी सुकून से जीने दिया हो मुझे। आए बड़े ज्ञान की बातें करने वाले। बाहर हॉल से सास ससुर की तू तू मैमे की आवाज सुनकर रसोई में खड़ी बहू माधवी और शानवी एक दूसरे को देखकर कहती है, शानवी देख ले, सुबह सुबह शुरू हो गए माँ और बाबूजी। 30 साल हो गए उनकी शादी को, लेकिन मजाल है जो आज तक भी दोनों का आपस में मिजाज बैठा हो। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। पता नहीं किस पंडित ने इनकी कुंडली मिलवाई थी। अरे भाग्यवान, मैं तो तुमसे यह बताने के लिए आया था कि 3 दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह है, और इस बार सालगिरह पर मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले चलूंगा। तुम्हारी शिकायत रहती है ना कि मैंने कभी तुम्हें मन भर के शॉपिंग नहीं करवाई। अरे जाने दीजिए, अब बुढ़ापे में क्या शॉपिंग करवा कर मेरी खुशामद कर रहे हैं? सारी जवानी तो ऐसे ही बिता दी। अब बुढ़ापे में आपकी शॉपिंग करी हुई साड़ियां पहनकर किसको दिखाना है मुझे? नहीं जाना मुझे आपके साथ किसी शॉपिंग पर। तुम्हारी जली कटी बातें सुनने के बाद तो मेरा दिल भी नहीं कर रहा कि तुम्हें लेकर नुक्कड़ तक भी जाऊं। शॉपिंग गई चूल्हे में। अब तो एनिवर्सरी के दिन बस एक शुभ काम करना चाहता हूं मैं। किसी तरह वो पंडित मिल जाए जिससे तुम्हारे साथ मेरी कुंडली मिलाकर कहा था पूरे के पूरे 36 गुण मिल रहा है। उसके इन 36 गुणों का ही कमाल है कि मेरी सारी जिंदगी इसी तरह तुम्हारे साथ लड़ते झगड़ते बीती है। ये लो भाभी, बाबूजी ने भी आपकी बात दोहरा दी। ये बेचारे भी आज तक उसी पंडित को ढूंढ रहे हैं जिसने बाबूजी की माँ के साथ कुंडली मिलवाई थी। एक बात बताइए, मुझे तो इस घर में आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन आपकी शादी को तो कई साल बीत गए। आपको तो पता होगा ना, आखिर माँ और बाबूजी के बीच में लड़ाई की वजह क्या होती है? अरे भाई, मुझे क्या पता इन दोनों के बीच में झगड़े की क्या वजह है। अब उनसे सामने से जाकर पूछने की तो मेरे अंदर हिम्मत है नहीं, और अपने मुंह से वो लोग कभी कुछ बताएंगे नहीं। बस इतना जरूर कह सकती हूँ कि मैं तो खुद जिस दिन से घर में आई हूँ ना, ये तमाशा देख रही हूँ। अरे बड़ी बहू, चाय मिल जाएगी घर में कि नहीं? पहले मेरी चाय लेकर आना। वैसे भी तुम्हारी सास को पूरा दिन घर में बैठकर करना क्या होता है? थोड़ी देर बाद भी चाय पी लेगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सास और ससुर की बातें सुनकर दोनों बहुएं दौड़ते हुए हॉल में पहुंचती हैं। बाबूजी बस आपकी अदरक वाली चाय बना रही थी, ये लीजिए। क्या कहा? तुमने चाय में अदरक डाली है? अरे भाई, हम ये चाय तो कतई नहीं पियेंगे। ऐसा करो, मेरे लिए दूसरी चाय लेकर आओ। तुम्हें पता है ना अदरक वाली चाय से मुझे एलर्जी है। चाय से नहीं, अदरक वाली चाय पीने वाले से चिढ़ है तुम्हें। बड़ी बहू, बना लाओ इस बुढ़िया के लिए 1 कप इलायची वाली चाय। ठीक है बाबूजी, मुझे अपनी बहू से जो बनवाना होगा ना, मैं खुद कहकर बनवा लूंगी। आपकी सिफारिश की जरूरत नहीं है मुझे। आए बड़े मेरी बहू पर हुक्म चलाने वाले। बड़े बहू, तुम मेरे लिए ना कड़क चाय बना कर लाओ, ना अदरक चाहिए ना इलायची। ठीक है माँ जी। सास और ससुर की बातें सुनने के बाद बेचारी बड़ी बहू का सर चकराने लगा था। किसी तरह अपनी जान बचाकर वो रसोई में वापस आती है। अरे भाभी, ये सब क्या हो रहा था? माँ बाबूजी अपनी लड़ाई के बीच में आपको क्यों घसीट रहे थे? बस इसी बात का तो रोना है। वो दोनों अपने झगड़े में हमें बीच में घसीट ही लेते हैं। अपनी टॉम एंड जेरी की लड़ाई के बीच में पता नहीं क्यों हमारे लिए धर्म संकट पैदा कर देते। हालांकि बड़ी बहू पिछले कई सालों से ये सब देख रही थी, इसलिए उसे तो अब इस माहौल में रहने की आदत पड़ गई थी। लेकिन छोटी बहू, उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। इसलिए सास ससुर की बात बात पर होती तू मैं संभाल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अगले दिन दोपहर में, छोटी बहू, क्या खाना बना रही हो आज? अभी तो कुछ बना नहीं बाबूजी। आपका कुछ स्पेशल खाने का मन हो तो बता दीजिए, मैं बना दूंगी। अरे वाह बेटा, जीते रहो जीते रहो। ऐसा करो, तुम मेरे लिए आज बाजरे की खिचड़ी और बढ़िया सा रायता बना देना। मेरा ना आज कुछ देसी और हल्का खाने का मन है। ठीक है बाबूजी, बन जाएगा। जैसे ही सासू माँ के कानों में आवाज पड़ती है कि ससुर जी ने छोटी बहू को अपने लिए कुछ स्पेशल बनाने को कहा है, मानो उनके सीने पर सांप लौटने लगता है। छोटे बहू इधर आओ। ये बता, सिर्फ तुम्हारे ससुर जी को ही अपनी पसंद से खाना खाने का अधिकार है क्या घर में? मैं अपनी पसंद नहीं बता सकती? मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं? नहीं माँ जी, मैंने ऐसे कब कहा? बताइए ना, आपको क्या खाना है, मैं आपकी पसंद का खाना बना दूंगी। यह सब छोड़, पहले ये बताओ
इस बुढ़ाओ ने क्या बनाने के लिए कहा है तुझे? कैसी बात करी माँ जी, पिताजी के लिए ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते। जितना पूछा उतना जवाब दे। क्या बनाने के लिए कहा है तेरे ससुर ने? माँ जी वो कह रहे थे आज उन्हें बाजरे की खिचड़ी खाने का मन है, बस वही बनाने जा रही थी। अच्छा, पहले तो यह बता इस घर का बड़ा कौन है, मैं या तू? सबसे बड़ी तो आप है अम्मा जी, आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं? तो अगर मैं सबसे बड़ी हूँ तो ये भी मैं ही तय करूंगी ना कि घर में कब क्या बनेगा। तेरे बाबूजी को बड़ा घमंड है ना 4 पैसे कमा कर लाने का। अपना ये घमंड रसोई के बाहर रखे। इस घर में रसोई मेरी मर्जी से चलती है और तुम भी वही बनाओगी जो मैं तुम्हें बनाने के लिए कहूंगी। सास की गुस्से से कड़कड़ाती आवाज सुनकर छोटी बहू के तो हाथ पैर कांपने लगे थे। लेकिन माँ जी मैं तो बाबूजी को बोल चुकी हूँ, मैं उनकी पसंद का खाना बनाऊंगी। अरे तू उनकी पसंद का खाना तो तब बनाएंगी ना जब घर में बाजार होगा। सास की आवाज सुनकर बड़ी बहू रसोई से दौड़ते हुए सास के कमरे में जाती है। क्या हो गया माँ जी, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? आप इतने गुस्से में क्यों नजर आ रही हैं? अरे गलती तो मुझसे हो गई जो तुम दोनों नालायक को शादी करके ले आई। कहने को तुम मेरी बहू हो, लेकिन एक बात भी सीधी सीधी समझ में नहीं आती तुम्हें मेरी। बताइए ना क्या कहना चाहती हैं आप? इस घर में तो एक पत्ता भी हिलता है तो आपकी मर्जी से हिलता है। ऐसा कभी हुआ है कि मैंने आपकी बात काटी हो? तो फिर ठीक है, बड़ी बहू रसोई में जितना भी बाजरा रखा है ना ले आओ। सास की बात सुनकर बड़ी बहू बाजरे का डब्बा उठाकर बाहर ले आती है। इस डब्बे को ले जाओ और जितना भी बाजरा है उसे छत पर फैला करा। आज ये बाजरा कबूतर और चिड़िया खाएंगे। लेकिन माँ जी मैंने आपको बताया ना, बाबूजी ने बाजरे की खिचड़ी बनाने के लिए कहा है। तो इसीलिए तो मैंने ये बाजरा ठिकाने लगवाया है। अब जब वो बुढ़ो खिचड़ी के लिए पूछा तो कह देना घर में बाजरा है नहीं तो उनकी बाजरे की खिचड़ी नहीं बन सकती। आया बड़ा बुढ़ो बाजरे की खिचड़ी खाने। छोटी बहू तुम जाओ शाही पनीर बना लो। ठीक है माँ जी, लेकिन मैं ये कह रही थी क्या बिगड़ जाएगा अगर मैं शाही पनीर के साथ साथ बाबूजी की बाजरे की खिचड़ी भी बना लूं? अब अच्छा नहीं लगता ना मैं उन्हें उनकी पसंद का खाना देने से इनकार कर दूं। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी, खूब बना अपने ससुर के लिए उनकी पसंद का खाना। लेकिन सोच लेना जो इस घर में मेरी बात काटेगा ना वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। और फिर जो मेरा दुश्मन है उसे मैं अपने गहनों के बक्से में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली। सीधे सीधे शब्दों में समझ लो, जिसे मेरे खानदानी गहने चाहिए उसको मेरे हिसाब से ही सारे काम करने होंगे। क्या कहा? खानदानी गहने? वो तो मैं ही लूंगी। अब उसके लिए बाबूजी को बाजरे की खिचड़ी खाने से मना करना पड़ेगा तो ठीक है ना, मुझे वो भी मंजूर है। माँ जी की बातों से तो लग रहा है गहने कम से कम 50-60 लाख के तो होंगे। अरे शानवी तेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। सास की गहनों वाली बात सुनकर बहू शानवी के मन में लड्डू फूट चुका था, इसलिए वो चुपचाप रसोई में जाकर शाही पनीर बनाने लगती है। कुछ देर बाद बाबूजी घर लौटते हैं। मैंने तुमसे बाजरे की खिचड़ी बनाने के लिए कहा था, लाओ बेटा खाना ले आओ, बड़ी तेज भूख लगी है। बाबूजी आपसे मैंने खिचड़ी बनाने के लिए हाँ तो कह दिया था, लेकिन वो क्या है ना बाद में मैंने देखा कि घर में बाजरा तो है नहीं, इसलिए फिर माँ जी की पसंद का ये शाही पनीर बना दिया। आप बस 5 मिनट बैठिए, मैं गर्मा गर्म रोटियां सेक कर लाती हूँ। सच सच बताओ बहू, घर में बाजरा था नहीं या तुम्हारी सास ने बनाने नहीं दिया? तभी शानवी की सास वहां आती है। अरे बहू को क्या आंखें दिखा रहे हो आप? हाँ, मैंने ही कहा था बहू को कि जो इस घर में मेरी सेवा करेगा उसे मेवा मिलेगी। अब मेवा की इच्छा किसे नहीं होती, इसलिए मेरे कहने पर बहू ने तुम्हारा वो बाजरा छत पर ले जाकर कबूतरों को खिला दिया। क्या कहा? गहनों का लालच देकर तुमने बहू से ये सब करवाया? तो फिर ठीक है, मैं भी आज ही ऐलान करता हूँ बहू कि जो इस घर में आपसे मेरी सेवा करेगा उसे मेरी वसीयत मिलेगी, और जिसने मेरी बात काट कर इस दमयंती की बातों को माना उसे मैं फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। अरे बाबूजी आप तो नाराज हो गए। आप नाराज क्यों हो रहे हो? आपको बाजरे की खिचड़ी खानी है ना, आप बस 15 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी क्लाउड किचन से ऑर्डर करके आपके लिए बाजरे की खिचड़ी मंगवाती हूँ। और माँ जी आप भी अब इस बात पर कोई ऐतराज नहीं कर सकती। आपको घर में बाजरे की खिचड़ी बनवाने से ऐतराज था ना, अब अगर मैं बाहर से मंगवा दूं तब तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना। बड़ी बहू की बात सुनकर सास दमयंती मुंह टेढ़ा करके वहां से चली जाती है। बड़ी बहू माधवी ने कुछ ही देर में क्लाउड किचन से ऑर्डर करके ससुर जी के लिए बाजरे की खिचड़ी मंगवा ली थी। ससुर जी खाना खाने के बाद, वाह बहू वाह, जीती रहो, तुमने तो दिल ही खुश कर दिया। बस इसी तरह मैदान में जमे रहना है तुम्हें।
अरे ये बुढ़िया का तो स्वभाव ही ऐसा, हमेशा घर तोड़ने वाली बात करती है। तुम बस मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहो, फिर ये जायदाद तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। बाबूजी की बात सुनकर अब तो बड़ी बहू के दिल में भी लड्डू फूट गया था। हे भगवान, लगता है मेरे दिन बदलने वाले हैं। ये कहावत मैंने सुनी तो थी कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में फायदा बंदर का हो जाता है। आज लगता है वही कहावत मेरे जीवन में दोहराने का समय आ गया है। माँ बाबूजी के झगड़े की आग में अगर मुझे हाथ सेकने का मौका मिल जाए तो मैं क्यों पीछे हटूं भाई। जब से सास ने गहने और ससुर जी ने वसीयत देने का वादा किया था, दोनों बहुएं सास और ससुर के हाथों की चक्कर घिन्नी बन गए थे। कभी सास उन्हें अपने हिसाब से नचाती, कभी ससुर, और बेचारी दोनों बहुएं माधवी और शानवी इसी खुशफहमी में पड़कर उनकी गलत बातें बर्दाश्त करती कि आज नहीं तो कल इस सेवा की मेवा जरूर मिलेगी। एक दिन, बड़ी बहू देख रही हो तुम आजकल अपने ससुर के आसपास ही घूम रही हो, पहले से चेतावनी दे रही हूँ। आज शाम को मेरी कुछ सहेलियां घर आने वाली है, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो उस गहने के बक्से की चाबी अगर मैंने शानवी के हाथ में थमा दी तो सारी उम्र पछताने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं बचेगा। क्यों चिंता करती है माँ जी, शाम को आपकी सहेलियों के आने के समय मैं इतना बढ़िया इंतजाम करूंगी ना, आपको अपनी बहू पर गर्व महसूस होगा। बहू को समझाने के बाद सास दमयंती सत्संग के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद ससुर जी दुकान से घर लौटते हैं। क्या बात है, आज तो घर बड़ा चाक चौबंद नजर आ रहा है, कुछ खास बात है क्या? वो बाबूजी, आज माँ जी की कुछ सहेलियां शाम को आने वाली है। माँ जी चाहती है कि उनका स्वागत स्पेशल तरीके से हो, बस इसलिए हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ, ये बड़ी अपनी अनपढ़ गवार पंचायत बाज सहेलियों की खातिरदारी करवाने वाली, सहेलियों की खातिरदारी करवाने के लिए बिछी जा रही है। और अगर अभी मेरे गांव से कोई आ जाए ना तो इस बुढ़िया के सीने पर 36 सांप लौटने शुरू हो जाएंगे और दुनिया भर की बीमारियों का बहाना बनाकर कोप भवन में जाकर बैठ जाएगी महारानी। मैं भी देखता हूँ कैसे अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करती है ये। अरे बहू, ऐसा कैसे शाम के समय तुम्हारी सास की सहेली आ जाएगी? आज शाम के लिए तो मैंने अपने दोस्तों को बुलाया है। भाऊजी ऐसा तो मत कहिए, अब हमने सारी तैयारी कर ली है और बस कुछ घंटे बाकी है, माँ जी की सहेलियां आती होंगी, अब क्या कहकर उन्हें मना करेंगे। वो तुम दोनों देख लो, अगर जायदाद में हिस्सा चाहिए तो थोड़ा दिमाग तुम लोगों को भी चलाना पड़ेगा। पार्टी तो शाम को मेरे दोस्तों की ही होगी। ससुर जी अपना फरमान सुनाकर चले गए थे और दोनों देवरानी जेठानी अपना सर पकड़े बैठी थी। हद हो गई है, माँ बाबूजी ने तो बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया है। इन्हें छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि अपमान चाहे माँ जी का हो या बाबूजी का हो तो रहा इस परिवार का ही ना। कान चाहे इधर से पकड़ो या उधर से, कान तो अपना ही घायल होगा ना। दोनों देवरानी जेठानी को हैरान परेशान देख दुकान से घर लौटे सोनू और मोनू उनके पास आते हैं। अरे भैया, ऐसा क्या हो गया जो तुम दोनों सर पकड़े यहाँ बैठी हो? कुछ हुआ है क्या? अब क्या बताएं, आप दोनों के माँ बाबूजी ने हमारा जीना मुश्किल करके रखा है। अरे दुनिया में ऐसे कौन से सास ससुर होंगे जो अपनी जायदाद गहना जेवर अपनी बहू को देकर ना जाते हो, लेकिन उसके बदले में ऐसा पाप तो कोई नहीं करवाता। कौन से पाप की बात कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया, हमें भी तो पता चले। पति की बात सुनकर छोटी बहू अभी तक माँ बाबूजी की खींचतान के बारे में सारी कहानी दोनों भाइयों को सुना देती है। हद हो गई भाभी, शानवी को तो इस घर में आए अभी कुछ ही दिन हुआ है, लेकिन आपको तो कम से कम थोड़ा समझदार होना चाहिए था। आप ही बताओ, हम खुद किराए के मकान में रहते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है बाबूजी के पास जो वो लोग आपके नाम कर देंगे और आप करोड़पति हो जाएंगे। अरे वो बाबूजी कह रहे थे गांव में उनके पास पूरे 2 एकड़ की खेती है, उसी को हमारे नाम करने वाले हैं वो। पत्नी की बात सुनकर सोनू हंसने लगता है। अरे ये तो माँ बाबूजी की बचपन की आदत है, लंबी लंबी गप्पे मारना और अपना काम निकलवाना। तुम दोनों की जानकारी के लिए बता दूं, ना हमारा कोई गांव है और ना ही कोई 2 एकड़ जमीन। और तुमसे क्या कहा माने, वो अपना गहनों का बक्सा तुम्हें सौंप देगी। तुम दोनों को शादी में पायल और मंगलसूत्र चढ़ाने में भी कर्ज लेना पड़ा था हमें। यहाँ पर हाथ इतना टाइट चल रहा है, पाई पाई जोड़कर हम दोनों भाई किसी तरह घर चला रहे हैं और तुम लोग माँ की लच्छेदार बातों में ऐसे ही फंस गई। गहनों के नाम पर पीतल के 4 कंगन तक नहीं है माँ के पास, उन्होंने भी हवा में बातें उछाल दी और तुम दोनों उनकी बातों में आ गई। अरे माँ बाबूजी अपनी अपनी अहम की लड़ाई लड़ने के लिए आप दोनों को मोहरा बना रहे हैं और कुछ नहीं। सोनू और मोनू की बात सुनने के बाद दोनों बहू सदमे में आ जाती हैं। इसका मतलब आज तक जितने भी कर्मकांड कराए माँ जी ने मुझसे, वो सब मैंने बस ऐसे ही मुफ्त में कर दिए।
अभी तक जो हुआ सो हुआ भाभी। शुक्र मनाओ समय रहते हमें सारी बातें पता चल गई और हमने घर आए मेहमानों का अपमान नहीं किया, वरना समाज में क्या इज्जत रह जाती हमारी। बस बात हो गया, माँ बाबूजी की मनमानी। अब हमें इस समस्या का कुछ न कुछ समाधान निकालना ही होगा। जब तक तुम दोनों माँ बाबूजी के इशारों पर नाचती रहोगी ना, वो तुम्हें ऐसे ही नचाते रहेंगे। शाम के समय सास दमयंती और ससुर जी दोनों अपने अपने दोस्तों के साथ घर पहुंच चुके थे। दोनों को ही इस बात का पूरा यकीन था कि बहुएं गहने और जायदाद के लालच में उनके दोस्तों का स्वागत सत्कार करेंगे और दूसरे के मेहमानों का तिरस्कार करके घर से निकाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों बहू ने घर आए सभी मेहमानों की खूब खातिरदारी करी। सभी मेहमान बहुत प्रसन्न भी हो गए। अरे दमयंती, तेरी दोनों बहू तो बिल्कुल हीरा है हीरा, और भाई साहब वो भी बड़े हंसमुख और मिलनसार है। मुझे लगता है तू झूठ मूठी आज तक उन लोगों की बुराई करती आ रही थी। वही शुक्ला जी, एक बात बताया, आपको पूरा हंसता खेलता परिवार देखकर ना दिल को बड़ी खुशी मिली। दोनों बहुएं बहुत संस्कारी है, गुणी है। बस अपने इस परिवार को ऐसे ही संभाल कर रखिएगा। आजकल ना अच्छी चीजों को काली नजर बहुत जल्दी लग जाती है। दोस्तों के जाने के बाद सोनू और मोनू अपने माता पिता के पास जाते हैं। माँ, पिताजी, सारी दुनिया को हमारे परिवार में अच्छाइयां नजर आती है, लेकिन एक आप दोनों है जो एक दूसरे की तरफ कभी सीधी नजर से देखना तक नहीं चाहते। 30 साल बिता लिया आप लोगों ने इसी तरह से दिन रात लड़ते झगड़ते। अब कम से कम जीवन का ये आखिरी चरण हंसी खुशी बिता लीजिए। और परिवार तभी अच्छा लगता है जब मिलजुल कर साथ रहे। जब साथ ही रहना है तो लड़ झगड़ कर नहीं, प्यार से क्यों नहीं रह सकते? और अगर वो भी संभव नहीं है तो कम से कम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपनी बहू को तो इस्तेमाल मत करिए। बिट्टू की बात सुनकर दोनों पति पत्नी शर्मिंदा हो जाते हैं और वादा करते हैं कि आगे से कभी भी अपने आपस के मन मुटाव में बहू को नहीं घसीटेंगे और मिलजुल कर रहने की कोशिश करेंगे।